दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि विद्यार्थी वर्ग इससे लाभान्वित होंगे। पीपीयू पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी अंडर ग्रेजुएट मीन्स स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए 3 दिनों में 20,000 आवेदन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS यूजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024 में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 2 मई से चल रही है। रविवार की शाम 4 बजे तक 20,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई निर्धारित है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई है। पहली में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको 27 मई को जारी होगा। एडमिशन आपको 5 जून तक होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी होगा उसमें एडमिशन 5 जून तक होगा। कॉलेजों की ओर से नामांकन वैलिडेशन 7 जून तक हो जाएगा। दूसरी मेधा सूची का प्रकाशन 8 जून को होगा और दूसरी मेधा सूची से नामांकन की अंतिम तिथि 15 जून है। दूसरी मेधा सूची से नामांकित छात्रों का वैलिडेशन 19 जून तक होगा और तीसरी मेधा सूची का प्रकाशन 20 जून को होगा और तीसरी मेधा सूची से नामांकन की अंतिम तिथि 27 जून को है। तीसरी मेधा सूची से नामांकित छात्रों का वैलिडेशन 28 जून से है और कक्षा आरंभ 4 जुलाई से आरंभ हो जाएगा। नेक्स्ट, ICSE 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज प्रकाशित हो गया है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा 22 मई से शुरू होगी। 22 मई से 6 जून तक शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 3700 सीटें हैं जिसमें 2752 का ही नामांकन हो पाया है। विद्यालय में बढ़ाई जाएगी सीटों की संख्या। AQ से समता को 11 तक कर सकते आवेदन। AQ मीन्स आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय से संबंधन के एक और मौका दिया। इसमें राज्य के BEd, MAd, MCA, MBA सहित विभिन्न व्यावसायिक कोर्स के संचालन करने वाले आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से संबंध होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालय के संबंधन खत्म होने की स्थिति में उसके विस्तार के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए महाविद्यालय 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि निर्धारित थी। अब आवेदन की तिथि 11 मई तक बढ़ाई गई है। भरे गए आवेदन की हार्ड कॉपी 14 मई तक विश्वविद्यालय में जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट, छात्रों के प्रदर्शन पर होगा NAAC मूल्यांकन। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का NAAC मूल्यांकन अब छात्र छात्राओं के सीखने और प्रदर्शन के आधार पर होगा। राजभवन सचिवालय ने उच्च शिक्षा के मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद और NAAC मूल्यांकन में तय किए गए नए मानकों को लागू करने का आदेश कुलपतियों को दिया है। हाल में परिषद ने NAAC मूल्यांकन के मानकों में कई अहम बदलाव किए हैं। नए प्रावधान के मुताबिक उच्च शिक्षा संस्थानों के भवन उपस्कर शिक्षकों को देय सुविधाओं के मायने कथित छात्रों के सीखने की प्रक्रिया उसके परिणाम का स्कोर बढ़ा दिया गया है। 7 मानकों पर NAAC का मूल्यांकन होगा। देश में ब्रेन डेथ मामलों की निगरानी से बढ़ेगा अंगदान। अंगदान महादान है और इस दिशा में भागीरथी प्रयास के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को ICU में भर्ती ब्रेन स्टेम डेड मरीजों के मामलों की निगरानी करने को कहा है। सरकार का कहना है कि ऐसी मौतों को ठीक से पहचान नहीं होने और उचित सर्टिफिकेशन के अभाव में देश भर में अंगदान की दर बहुत कम है। भारत में अंगदान की दर बढ़ाने के लिए ही केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी किया, क्योंकि हर 10 लाख लोगों पर एक से भी कम अंगदान करता है। इसके समाधान के तौर पर सरकार की मंशा ब्रेन डेड मरीजों और अंग प्रत्यारोपण को आपस में जोड़कर अंगदान की एक प्रणाली विकसित करने की है। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने राज्यों को भेजे पत्र में कहा कि भारत में अंगदान की दर लगातार कम हो रही है। इस दिशा में प्रमुख चुनौतियों में से ब्रेन स्टेम डेड की समुचित पहचान और उचित सर्टिफिकेशन नहीं होना है। देश में लाखों जरूरतमंदों को समय रहते अंग नहीं मिलने से उनकी जान जा सकती है। ICU में भर्ती होने वाले सभी मौतों में से 5% ब्रेन डेड के मामले होते हैं। इसके बावजूद समय रहते इनकी पहचान नहीं हो पाती, इसलिए अस्पतालों के ICU में भर्ती संभावित ब्रेन डेड मरीजों की सही पहचान होना जरूरी है। देश में कानूनी प्रावधान द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन्स टिश्यूज एक्ट 1994 के तहत इस प्रक्रिया को अंजाम देना जरूरी है। इस कानून की धारा 2E के अनुसार एक मृत व्यक्ति हुआ है जिसमें अस्थायी रूप से जीवन का कोई चिन्ह बाकी न रह गया हो, लेकिन इस मौत का कारण ब्रेन स्टेम डेथ हो या हृदय या फेफड़ों का काम बंद करना हो,
संभावित ऑर्गेन डोनर के लिए यह भी जरूरी है कि उसने अंगदान के लिए संकल्प लिया हो और अगर उस मरीज ने पहले से ऐसा नहीं किया हो तो उसके स्वजन को इस बात से अवगत कराकर उन्हें मरीज की हृदय गति थमने से पहले कानूनन अंगदान के लिए स्वीकृति लेनी चाहिए। कुमार ने कहा कि अंगदान बढ़ाने के प्रयास में सबका सहयोग चाहते हैं। नेक्स्ट, उद्यमी एलन मस्क ने एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना। एलन मस्क अमेरिका के निवासी है जिन्होंने स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी? तो वर्ष 2002 में स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की थी। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन में आज ही के दिन महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। यह उनके जीवन की अंतिम जेल यात्रा थी। महात्मा गांधी को आंदोलन की शुरुआत के बाद 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आगा खां महल में नजरबंद कर दिया गया था। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तथ्य। लीची के तापमान सहने की क्षमता पर शोध। वैज्ञानिक जुटा रहे जानकारी। बागानों में अलग पेड़ दिखाने वाले पेड़ और फल का ब्यौरा किसानों से मांगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी के वैज्ञानिक शाही लीची के तापमान सहने की क्षमता पर शोध करेंगे। वे इसकी विशेषज्ञता के आधार पर जानकारी जुटा रहे हैं। इसके लिए केंद्र के वैज्ञानिक शाही लीची के बागानों में कुछ अलग दिखाने वाले पेड़ और फल की जानकारी के लिए किसानों से संपर्क कर रहे हैं। इसके बाद इस शाही लीची के गुण और धर्म पर शोध होगी। इसके अच्छे किस्म को विकसित कर ज्यादा उत्पादक बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण लीची में मंजर आने से लेकर फल तैयार होने तक मौसम को लेकर संशय बना रहता है। फल जब मौसम की मार से बचता है तभी किसानों को सही कीमत मिल पाती है। इस बार अप्रैल माह में पछिया हवा और तापमान अधिक रहने से लीची के लिए कठिन समय रहा। तापमान और पछिया की गर्म हवा से लीची के दाने झड़ गए। वैज्ञानिक इस बार जिले में शाही लीची के बागानों से अच्छी किस्म के पेड़ों की तलाश कर रहे हैं। वैज्ञानिक वैसे शाही लीची की तलाश कर रहे हैं जिस पर तापमान का असर कम पड़ा हो और उसका आकार दूसरे से बड़ा हो और उसके स्वाद में भी अंतर हो, साथ ही उसका छिलका भी मोटा हो। वैसे पौधों को लीची अनुसंधान केंद्र से संबंधित किसान के नाम पर निबंधन कर उस पौधों को लीची अनुसंधान केंद्र में विकसित किया जाए। इससे किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर यह सोच सही रहा तो शाही लीची की मांग बाजार में बढ़ेगी और किसानों को शाही लीची की नई किस्म लगाने के अवसर के साथ अच्छी कीमत भी मिलेगी। इस विषय पर मंथन के लिए 7 मई को अनुसंधान केंद्र में किसान और वैज्ञानिक की बैठक होनी है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी मुजफ्फरपुर में स्थित है। देश में कीटनाशक उपयोग के कड़े मानक लागू। हाल ही में भारत के कई मसाला कंपनियों को विदेशों में प्रतिबंध लगा दिया है। उसका प्रमुख कारण उसमें बताया गया कि उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा जरूरत से अधिक है, आवश्यकता से अधिक है। क्या है? भारत में कीटनाशक उपयोग के कड़े मानक लागू और जो विश्व में सर्वाधिक सख्त है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने रविवार को यहाँ कहा कि जड़ी बूटी और मसालों में 10 गुना अधिक कीटनाशक अवशेष की अनुमति देने संबंधी भ्रामक और गलत है, जिसका कोई आधार नहीं है। भारत दुनिया में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा के सबसे कड़े मानकों में से एक है और कीटनाशकों के MRL उनके जोखिम आकलन के आधार पर विभिन्न खाद्य वस्तुओं के लिए अलग अलग तय किए जाते हैं। एडवाइजरी आई के मुताबिक डॉक्टर आरएन काला के अनुसार एक कीटनाशक का उपयोग विभिन्न MRL वाली 10 से अधिक फसलों में किया जाता है। बैगन में फ्लूबेंडियामाइड का उपयोग 0.1 MRL के साथ किया जाता है, जबकि बंगाल चने के लिए MRL 1.0 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, फूल गोभी के लिए 4 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, टमाटर के लिए 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और चाय के लिए 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। इसी तरह मोनोक्रोटोफॉस का उपयोग MRL वाले खाद्यान्नों के लिए 0.03 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, खट्टे फलों के लिए 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, सूखी मिर्च के लिए 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और इलायची के लिए 0.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम किया जाता है। मिर्च के लिए उपयोग किए जाने वाले माइक्लोबुटानिल के लिए कोडेक्स की निर्धारित MRL 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है, जबकि FSSAI की निर्धारित सीमा 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। मिर्च के लिए उपयोग किया जाने वाला स्पाइरोमेसिफेन के लिए
कोडेक्स सीमा 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है, जबकि एसएफएसआई की सीमा 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। इसी तरह काली मिर्च के लिए उपयोग किए जाने वाले मेटालैक्सिल और मेटालैक्सिल एम के लिए कोडेक्स मानक 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है, जबकि एसएफएसएआई की निर्धारित सीमा 0.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।